6 महाद्वीपों के मैप का बारी बारी अध्ययन करने के बाद आज अब भूगोल के प्रत्येक विश्व भूगोल के एक एक अध्याय को मैं बारी बारी खत्म करूंगा, क्योंकि 6 महाद्वीपों को आपने बहुत अच्छे से खंगाल डाला है उनके मैप को। इसलिए अब भूगोल में, विश्व भूगोल में जो भी अध्याय आएंगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे और बड़े आराम से खत्म होंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक इंतजार करना है एक एक वीडियो का, और मैं प्रयास करूंगा कि बीच में जो गैपिंग हुई वो ना हो और लगातार कक्षाएं अनवरत रूप से चलती रहें। और मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो भी देने का प्रयास करूंगा, और आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए आज पर्वत अध्याय हम शुरू करते हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत। पर्वत अध्याय में मैं दुनिया के कुछ खास प्रकार के पर्वतों, महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों, अलग अलग पर्वतों की सर्वोच्च चोटियों, ये पर्वत है, ये चोटी है, और भी अलग अलग लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि पर्वतों पे क्वेश्चन बहुत ही विविध प्रकार के पूछे जाते हैं। जटिल नहीं है, अब सब कुछ आपके लिए बहुत ही आसान है, बस लिस्टिंग करनी है। मैं लिस्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा यहाँ पे, और उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा। कुछ खास प्रकार के पर्वतों के बारे में आपको बताऊंगा। अधिकतर चीजें आप जानते हैं, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है पर्वतों की लिस्ट। आप कह रहे होंगे कि इतने ही पर्वत हैं? नहीं, दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं। ये दुनिया के बड़े और खास पर्वत हैं। ये दुनिया के बड़े और खास पर्वतों की लिस्ट है, और बाकी पर्वतों की लिस्ट में थोड़ी देर बाद आपको दूंगा। ये पर्वत हैं और उनकी सर्वोच्च चोटियां यहाँ लिखी हुई हैं, देख लीजिए। जैसे एंडीज का एकांकागुआ, रॉकीज का एल्बर्ट, अलास्का का मैकेले, अपलेशियन का मिचेल। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी लिस्ट है। तो इस लिस्ट पर व्यापक चर्चा करने से पहले आइए पहले जो यहाँ पे 6 महाद्वीप दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन 6 महाद्वीपों में जो पर्वत फैले हुए हैं जगह जगह, उनकी विशेषताओं पर पहले एक मोटा मोटा नजर डालते हैं। लिस्ट बाद में बनाएंगे, उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा पर्वतों का, लेकिन सभी पर्वतों को एक साथ 5 मिनट में पहले आइए देख लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो ये लाल रंग की जो रेखाएं हैं ये पर्वत हैं। महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया जैसे लाल रंग की रेखा है, एशिया में ये लाल रंग की जो रेखाएं हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये लाल रंग की रेखाएं पर्वत हैं। और लाल रंग की रेखाओं पर जो त्रिभुज बना हुआ है काले रंग से जो त्रिभुज जगह जगह बना हुआ है, ये त्रिभुज उस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। आप लोकेट कर सकते हैं। 6 महाद्वीपों पर आपने अच्छे से दृष्टि डाली है मेरे साथ, तो लोकेट करना कि किस देश में वो पड़ेगा बहुत मुश्किल नहीं हो गया। तो ये सर्वोच्च चोटियां हैं, आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी चोटी किस देश में हो सकती है, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पश्चिमी तट को देख रहे हैं आप? पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, नाम है एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, माउंट, चोटी को माउंट कहा जाता है, माउंट एकांकागुआ। तो एंडीज की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ किस देश में है? ऑफ कोर्स चिली में है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके दक्षिण में 2 ही देश हैं, पश्चिम में चिली है और पूर्व में अर्जेंटीना है। इस साइड में अर्जेंटीना है और पश्चिम में चिली है। तो एकांकागुआ जो सर्वोच्च चोटी है एंडीज की, वो है चिली में। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक समुद्री जलधारा बहती है। हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाते समय आपको बताए थे। आप इस जलधारा का नाम बताइए, इस जलधारा की खोज किसने की थी उसका नाम भी बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक है, ये अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी है, रॉकीज या रॉकी। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी। रॉकी का विस्तार यूएसए और कनाडा तक है। ये जो पतली सी रेखा है उसके उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में यूएसए है। आप जानते हैं किसी भी तरह की कठिनाई होगी मैप को समझने में, तो आप उस महाद्वीप का जो वीडियो है पीछे जाके देख सकते हैं उसकी विस्तृत मैप को समझने के लिए। तो रॉकी का विस्तार यूएसए और कनाडा में। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी की सबसे ऊंची चोटी, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। किस देश में है?
यूएसए में है। देखिए यहाँ पर अमेरिका है, यूएसए। तो माउंट एल्बर्ट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत की। लेकिन ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। यूएसए इस रेखा के दक्षिण में है। फिर इस रेखा के पश्चिम में जो भूभाग है इसे अलास्का कहते हैं। अलास्का भी यूएसए का ही भाग है। यूएसए, कनाडा, कनाडा के पश्चिम में ये वाला जो भूभाग है लाइन के पश्चिम में ये अलास्का है। अलास्का भी यूएसए का ही भाग है। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले किस पर्वत पर है? अलास्का रेंज पर है, अलास्का पहाड़ी पर। ओके, अलास्का पर्वत पर एक चोटी है माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। जबकि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। अमेरिका के पूर्व में एक पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, यूएसए के पूरी तट के पास। इस पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। अमेरिका में उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट कोयला का भंडार पाया जाता है। अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। वो कोयला का भंडार अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अमेरिका का लगभग अधिकतम कोयला जो खोदा जाता है जमीन से वो अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र से ही निकाला जाता है। यानी अपलेशियन पर्वत किस खनिज का भंडार है? कोयले का। तो अपलेशियन पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट मिचेल। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलेशियन माउंट मिचेल। आप इसको देखते जाइए, समझ जाएंगे, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो अपलेशियन पर्वत में केवल कोयला ही नहीं पाया जाता है बल्कि पेट्रोलियम का भी भंडार पाया जाता है। हम जब अमेरिका महाद्वीप के मैप का अध्ययन करवा रहे थे तो बताया था कि पश्चिमी कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य की घाटी में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार है। लेकिन पेट्रोलियम का भंडार केवल कैलिफोर्निया राज्य में ही नहीं है बल्कि अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र में भी है। यानी अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है और पेट्रोलियम भी मिलता है। ओके, रॉकी पर्वत के पश्चिम में दो पर्वत दिखाई दे रहे हैं। रॉकी पर्वत के पश्चिम में छोटे छोटे दो पर्वत। नीचे वाला जो पर्वत है वो कैलिफोर्निया राज्य में है। इसको हम कहते हैं सिएरा नेवादा। क्या? सिएरा नेवादा। अमेरिका के किस राज्य में है? कैलिफोर्निया राज्य में है। सिएरा नेवादा के उत्तर में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं कास्केड रेंज। कास्केड पर्वत, कास्केड रेंज। सिएरा नेवादा, इसके उत्तर में कास्केड रेंज। कास्केड रेंज पर एक चोटी दिखाई दे रही है काले रंग की त्रिभुज। कास्केड रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट रेनियर। ठीक, माउंट रेनियर किस देश में है? यूएसए में है। यानी माउंट रेनियर भी यूएसए में है, माउंट एल्बर्ट भी यूएसए में है और माउंट मिचेल भी यूएसए में है। तो कितने पर्वतों के बारे में आपने जाना? रॉकी, अपलेशियन, सिएरा नेवादा, कास्केड रेंज, अलास्का श्रेणी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, और भी छोटे छोटे पर्वत आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे। बड़े पर्वतों के बारे में फिलहाल देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत है। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलस। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट टूबकाल। माउंट टूबकाल। एटलस पर्वत का विस्तार, जब मैं अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एटलस पर्वत का विस्तार दो देशों में है। वो मैं जल्दबाजी में पढ़ाते समय बता दिया था, लेकिन एटलस पर्वत का विस्तार दरअसल 3 राज्यों में है। पश्चिम में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये उत्तर में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के दक्षिण में यहाँ 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट टूबकाल। माउंट टूबकाल किस देश में है? सब नोट करते जाइए। माउंट टूबकाल मोरक्को में है, जो सबसे पश्चिम में स्थित देश है एटलस के। तो मोरक्को में माउंट टूबकाल है एटलस की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, अब आइए हम अफ्रीका का जो दक्षिण में एक देश है इसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी एक पर्वत है, इसे हम कहते हैं ड्रैकेंसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है, ये अक्सर सवालों में पूछा जाता है। हम जो भी वैसे बताए हैं सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
कभी कभी सिर्फ पर्वत ही दे देता है, चोटी नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा कि ये पर्वत किस देश में है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है, कांगो गणराज्य में, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य में बीचों बीच, जो कांगो नदी की घाटी का क्षेत्र है, वहां पे भी एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है माउंट मिटुम्बा। क्या? मिटुम्बा पर्वत, सॉरी माउंट नहीं, मिटुम्बा रेंज या मिटुम्बा पर्वत। 3 पर्वतों के बारे में मैंने अफ्रीका बताया। अफ्रीका में मुख्य रूप से 3 ही पर्वत है, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग और मिटुम्बा रेंज, मिटुम्बा पर्वत। यहाँ पे आपको एक और चोटी दिखाई दे रही है, त्रिभुज, ये चोटी है, पर्वत चोटी। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकाल नहीं है, बल्कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ओके, अब यूरोप में आते हैं। यूरोप में यहां पे एक पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ। वास्तव में ये बॉर्डर लाइन पर है, 2 देश हैं। इसके पूर्व में जो देश है उसको फ्रांस कहते हैं, इस पर्वत के पश्चिम में जो देश है उसे स्पेन कहते हैं। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, ये स्पेन फ्रांस, स्पेन फ्रांस, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर जो पर्वत है उसे हम कहते हैं पिरेनीज। प्रश्न बनता है कि कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है? पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। हम जब यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने फ्रांस की चारों सीमाओं पर स्थित पर्वतों के नाम बताया था कि कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, कौन सा पर्वत फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और कौन सा पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में है। यहाँ वो विषय नहीं है, वो महाद्वीप के अध्ययन में हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं बार बार। आइए, तो हमने बताया पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। भूमध्य सागर में दक्षिण की तरफ जो निकला हुआ ये देश है उंगली की तरह, इसे हम कहते हैं इटली। इटली की स्थिति यूरोप में बिल्कुल भारत की तरह है। यूरोप में इटली बिल्कुल भारत की तरह का देश है। तीनों तरफ समुद्र, दक्षिण में, भारत में भी तीनों तरफ समुद्र, उत्तर में विशाल पर्वत, भारत में भी उत्तर में विशाल पर्वत हिमालय। यहाँ पर जो विशाल पर्वत है इटली के उत्तर में, उसे हम कहते हैं आल्प्स। भारत के उत्तर में हिमालय, इटली के उत्तर में आल्प्स। तो इटली की उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है उसे हम कहते हैं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एल्ब्रुस। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सॉरी, माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। यहां देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक नहीं है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। किस पर्वत पर है? काकेशस पर्वत पर। काकेशस पर्वत कहाँ है? ये 2 झीलें हैं, ये झील है और ये सागर है। ये सागर भूमध्य सागर से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे। ये है काला सागर, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये है कैस्पियन सागर, नाम सागर है लेकिन कैस्पियन सागर झील है। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक है, भूमि से बंधा हुआ है। तो ये कैस्पियन सागर झील है, जबकि काला सागर समुद्र है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर से देखिए जुड़ा हुआ है। तो दोनों का नाम सागर है, लेकिन काला सागर समुद्र है और कैस्पियन सागर झील है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में एक पर्वत है, दोनों को जोड़ती हुई, ये लाल रेखा दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं काकेशस पर्वत। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं काकेशस पर्वत। वास्तव में यहां तक रूस चलाया है। रूस का विस्तार यहां से लेकर यहां तक है, काकेशस पर्वत तक है। रूस का विस्तार यहां से लेकर यूराल पर्वत पार करते हुए काकेशस पर्वत तक है। फिर से बोल दो कि रूस का विस्तार इस पूर्वी सिरे से लेकर यूराल पर्वत पार करते हुए काकेशस पर्वत तक है। काकेशस पर्वत रूस का हिस्सा है। काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रुस। जबकि आल्प्स की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक। ठीक है। उसके बाद जर्मनी में यहां पे 2 पर्वत हैं,
एक ये है और एक ये है, इसको हम अच्छे से बता दें, खींच दें लाइन। एक ऐसे ऐसे है और एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दो पर्वत है जर्मनी में, इन दोनों पर्वतों का नाम है, एक है वाज़जेस पर्वत और दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। वाज़जेस और ब्लैक फॉरेस्ट के उत्तर में जर्मनी में ही एक और पर्वत है, उसे हम कहते हैं हॉर्ज पर्वत। क्या? हॉर्ज। हम छोटे पर्वतों की लिस्ट थोड़ी देर बाद बनाएंगे, फिलहाल बताया था कि जर्मनी में 3 पर्वत हैं। यहाँ पे है पिरेनीज, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, लेकिन जर्मनी के भीतर 3 पर्वत हैं। एक है वाज़जेस पर्वत, दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट और तीसरा है हॉर्ज पर्वत। हॉर्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वाज़जेस पर्वत, ये तीनों जर्मनी के पर्वत हैं। ओके, अब ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के उत्तर में एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। भूमध्य सागर के उत्तर में यहां तक, इस लाइन तक एशिया, चाइना से लेकर भारत होते हुए पाकिस्तान, इराक, ईरान चला आता है तुर्की तक, ये तुर्की है। भूमध्य सागर के उत्तर में एशिया का जो सबसे पश्चिमी देश है उसे हम कहते हैं तुर्की। तुर्की में एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत किस देश में है? तुर्की में है। ओके, ये भारत, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में इराक, इराक के पश्चिम में ईरान। भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान। ईरान में 2 पर्वत हैं, एक का नाम है एलबुर्ज, क्या है? एलबुर्ज पर्वत, और दूसरा है जैग्रोस पर्वत। ईरान में 2 पर्वत हैं, एलबुर्ज और जैग्रोस। छोटे पर्वतों की लिस्ट हम अभी बनाएंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एलबुर्ज लिखा हुआ है, यह है एलबुर्ज। एलबुर्ज की सर्वोच्च चोटी है देमाबंद, ये ऊपर वाली एलबुर्ज है और नीचे वाली जैग्रोस है। तो एलबुर्ज की सर्वोच्च चोटी है देमाबंद। ईरान के 2 पर्वतों पर मैंने बात की, एलबुर्ज और जैग्रोस। एलबुर्ज की सर्वोच्च चोटी है देमाबंद चोटी। ओके, अब आते हैं भारत में। भारत के उत्तर में, भारत और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो पर्वत उसे हम कहते हैं हिमालय। हिमालय पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज। दूसरा लंबा पर्वत रॉकी। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पर्वत हिमालय। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पर्वत हिमालय। हिमालय 3 देशों में विस्तृत है। हिमालय का विस्तार 3 देशों तक है, भारत, नेपाल और चाइना। हिमालय का विस्तार 3 देशों में है, भारत, नेपाल और चाइना। मैं इतना पढ़ाता जा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने पहले अध्याय में बताया था कि आपके पास एटलस और दीवार पर टंगा हुआ विश्व का मानचित्र, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए। उम्मीद है कि अब तक आपने खरीद लिया होगा। अगर आप खरीद लिए होंगे तो आप मेरे साथ और अपने साथ भी न्याय कर रहे हैं, अन्यथा उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार 3 देशों तक है। आप एटलस में देखिए या मानचित्र में, भारत में भी है, नेपाल में भी है और चाइना में भी कुछ हिस्सा है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, ऊंचाई है 8,848 मीटर, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। एटलस में देखिए या मानचित्र में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन है। K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन, 2 नाम है। जम्मू कश्मीर राज्य में है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर है। ये जो एक गोल सा पठार है उसको हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर के पठार से दक्षिण पूर्व की तरफ जो पर्वत निकला हुआ है, नीचे दक्षिण और इधर पूर्व, बीच का हिस्सा ऐसे खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? इधर दक्षिण इधर पूर्व। इस दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। तो पामीर के पठार से दक्षिण पूर्व की ओर जो पहाड़ी निकली हुई है उसे हम कहते हैं काराकोरम पहाड़ी। काराकोरम पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है K2। K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 8,611 मीटर।
8,611 मीटर। जबकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन किसमें है? नेपाल में है। ओके। हिमालय के उत्तर में एक पठार है, इस पठार का नाम है पामीर पठार। भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एशिया के देश हैं उन्हें हम मध्य एशियाई देश कहते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर उत्तर में, जम्मू कश्मीर के उत्तर में जो देश हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसे हम कहते हैं मध्य एशियाई देश। तो ताजिकिस्तान में यहाँ पे एक पठार है, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ, इसे हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। जैसे देख रहे हैं, एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, एक पर्वत काराकोरम है। इन सभी पर्वतों का मिलन बिंदु है पठार। तो जब कोई पठार कई पर्वतों का मिलन बिंदु होता है तो उसे हम गांठ कहते हैं, ठेठ भाषा में। किताबों में भी लिखा रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा नीलगिरी की गांठ, क्योंकि नीलगिरी से 3 दिशाओं में पर्वत फैला हुआ है। अन्नामलाई पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी गांठ। तो पामीर को हम कहते हैं पामीर का गांठ। पामीर पठार को क्या कहते हैं? पामीर का गांठ। तो पामीर गांठ से चारों दिशाओं में पहाड़ियां निकली हुई हैं। पामीर पठार है, पर्वत नहीं है, लेकिन पामीर गांठ से चारों दिशाओं में पहाड़ियां निकली हुई हैं। पश्चिम में एक पहाड़ी निकली हुई, उसे हम कहते हैं हिंदुकुश पहाड़ी या हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। पामीर पठार से पश्चिम में जो पर्वत निकला है उसे हम कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत किस देश में है? अफगानिस्तान में पूरी तरह से। पामीर पठार से दक्षिण पूर्व की ओर एक पहाड़ी निकली हुई है, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू, केटू ही भारत की सर्वोच्च चोटी है। पामीर पठार से पूर्व में एक चोटी पहाड़ी निकली हुई है, इसे हम कहते हैं कुनलुन। क्या? यहां लिखा हुआ नहीं है, कुनलुन। यहां पर लिखते हैं आपको नाम स्पष्ट करने के लिए, कुनलुन। यह कुनलुन, ठीक है। तो पामीर पठार से पूर्व में जो पहाड़ निकला हुआ है उसे हम कहते हैं कुनलुन पर्वत। तिब्बत में चला गया है। ये काराकोरम दक्षिण पूर्व की ओर कश्मीर में चला गया है। कुनलुन पर्वत तिब्बत में चला गया है। तिब्बत पठार किस देश का हिस्सा है? तिब्बत चाइना का हिस्सा है, यानी कुनलुन भी चाइना में है। यहां से उत्तर पूर्व की ओर भी एक पर्वत निकला हुआ है। ये देखिए, उत्तर और इधर पूर्व, उत्तर और इधर पूर्व। उत्तर पूर्व की जो पर्वत निकला है उसे हम कहते हैं तिएन शान। तिएन शान, तिएन शान पर्वत। फिर से पढ़ लीजिए, तिएन शान पर्वत। तो पामीर पठार से उत्तर पूर्व की ओर जो पहाड़ी निकली हुई है उसे हम कहते हैं तिएन शान पर्वत। किस देश में है? चीन में चली गई है। यानी हिंदुकुश चला गया अफगानिस्तान में, काराकोरम चला गया है कश्मीर में, कुनलुन चला गया है तिब्बत में, और तिएन शान चला गया है चाइना में। यानी तिएन शान और कुनलुन दोनों पूर्व में चाइना में चला गया है। तो ये 4 पर्वत हैं जो कि कहां जुड़ते हैं? पामीर की गांठ पर आपस में जुड़ जाते हैं। हिमालय के नीचे ये एक पर्वत है, इसे हम कहते हैं अरावली। गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक जाता है। अरावली, अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर, एक जगह है पालना, पालनपुर। अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 700 किलोमीटर में है। अरावली का विस्तार पालनपुर से लेके गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 700 किलोमीटर तक है। हम भारत जब पढ़ाएंगे तो भारतीय भूगोल में पर्वतों के अंतर्गत अरावली की अन्य विशेषताओं पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अरावली का विस्तार पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है 700 किलोमीटर में। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अभी इसी अध्याय में अरावली पर आगे और बात होगी, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट के सहारे जो पर्वत है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी तट के सहारे यहाँ पे जो पर्वत है उसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। भारत के पश्चिम में जो सागर है उसे अरब सागर कहते हैं। भारत के पूर्व में जो सागर है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही 2 छोटे छोटे सिरे हैं। हिंद महासागर के 2 छोटे छोटे सिरे हैं, ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी तट पर भारत में जो पर्वत है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। सॉरी, अरब सागर तट पर जो पर्वत है उसे पश्चिमी घाट, और बंगाल की खाड़ी तट पर जो पर्वत है उसे पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में, जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहां पे लिखा है अनाई मुदी। अनाई
मुदी। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी वास्तव में पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ओके। पश्चिमी घाट के ठीक उत्तर में एक पर्वत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पूर्व पश्चिम में विस्तृत अरावली, और पश्चिमी घाट के बीच में एक पर्वत है, इसे हम कहते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का उल्लेख अभी फिर बाद में आएगा जब पर्वतों की कैटेगरी पढ़ाएंगे, वलित पर्वत, भ्रशुत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, तो वहां पे सतपुड़ा पर्वत का उल्लेख आएगा तो इसके बारे में और बातें होंगी। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि सतपुड़ा पर्वत का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है और थोड़ा सा गुजरात में है। ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र और थोड़ा गुजरात। ठीक है। हिमालय के पूर्व में, भारत के पूर्व में यहाँ पे म्यांमार देश है। ठीक है, भारत की पूर्वी सीमा के बाद जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, भारत की पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य हैं, यानी कि सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 7 राज्य हैं, उनके पूर्व में जो देश होता है उसे हम कहते हैं म्यांमार। म्यांमार में एक पहाड़ी है यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण में विस्तृत। इस पहाड़ी को हम कहते हैं अराकान योमा। वास्तव में हिमालय ही आगे जाकर यहाँ पे ऐसे मुड़ गया है दक्षिण में। हिमालय ही आगे जाकर यहाँ पर ऐसे मुड़कर उसका एक सिरा चला आता है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा मिजोरम तक, और एक सिरा चला जाता है म्यांमार में। तो हिमालय का जो सिरा दक्षिण की ओर मुड़कर चला गया है म्यांमार में, उसे हम म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। म्यांमार में इसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। फिर से बता दें, हिमालय पूर्व में दक्षिण में मुड़ जाता है, पूर्वी दिशा में जाकर दक्षिण में मुड़ जाता है म्यांमार देश में, इसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ध्यान से देखिए। अराकान योमा पर्वत वास्तव में बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़ गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अराकान योमा पर्वत डूब जाता है। बंगाल की खाड़ी में अराकान योमा पर्वत डूब जाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में द्वीपों के रूप में कहीं कहीं ऊपर उठ गया है। अराकान योमा पर्वत जल में नीचे समा गया है, यहाँ पे गहराई है। फिर बंगाल की खाड़ी में कहीं कहीं उसके शिखर ऊपर झांकते हैं, ऊपर जल के ऊपर। तो जो शिखर उसके ऊपर झांक रहे हैं वास्तव में उसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप महाद्वीप से अलग नहीं होते हैं। महाद्वीप के ही जो पर्वतीय हिस्से कहीं कहीं समुद्र में निकल जाते हैं उसे हम द्वीप के रूप में जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ और नहीं, अराकान योमा पर्वत का ही समुद्री विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का ही समुद्र में विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप है, वो भी अंडमान अराकान योमा पर्वत का ही एक शिखर है। अराकान योमा पर्वत का एक शिखर अंडमान द्वीप के उत्तर में झांकता है जल के बाहर। इसे हम कौन सा द्वीप कहते हैं? म्यांमार का द्वीप है ये। अंडमान द्वीप के उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप है, इसे कौन सा द्वीप कहते हैं? मैप में देख के बताइए, हम यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, ये छोटा सा द्वीप है, अंडमान द्वीप के उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप है। इस द्वीप का एटलस में देख के नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, ये है रसिया, यहां से लेकर यहां तक। रूस में एक पर्वत है उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ, इसे हम कहते हैं यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गोरा नैरोडनाया। यहां पे लिखा हुआ है गोरा नैरोडनाया। गोरा नैरोडनाया नाम थोड़ा अजीबोगरीब है, रसिया की स्थानीय भाषा में होगा। तो यूराल पर्वत जो है रूस में है, लेकिन यूराल पर्वत के पश्चिम का जो रूस है यूरोप में चला जाता है, और यूराल पर्वत के पूर्व का जो रूस है एशिया में चला जाता है। ठीक है, रूस का जो पूर्वी हिस्सा है इसे हम कहते हैं साइबेरिया। रूस का जो पूर्वी भाग है इसे हम कहते हैं साइबेरिया। ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। रूस की अधिकतर आबादी यूराल पर्वत के पश्चिम में रहती है। ये यूरोपीय क्षेत्र देख रहे हैं, यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रूस का भाग है वहीं पर ज्यादा आबादी रहती है, पश्चिमी रूस में। पूर्वी रूस में आबादी बहुत कम रहती है क्योंकि वहां पर बहुत ठंडा होने के चलते
अधिकतर मौसमों में बर्फीला रहता है, बर्फ गिरते रहते हैं, तो इसे साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। साइबेरिया क्षेत्र में एक और पर्वत है रूस का, उसे हम कहते हैं बरखोयांस्क पर्वत। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, छोटे पर्वतों की लिस्ट अभी बनाएंगे, वहां लिख देंगे बरखोयांस्क पर्वत। स्पष्ट सुन लीजिए, बरखोयांस्क पर्वत कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ये हो गया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ जो पर्वत है उसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है उसे हम कहते हैं माउंट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंट कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को, ये देखिए है पूर्वी तट के पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, ये हो गया दुनिया के सभी बड़े पर्वत और उनकी चोटियां। एक बार फिर से हम गिना दें। एंडीज की सर्वोच्च चोटी यहाँ से ऐसे, एंडीज की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, किस देश में? चिली में। रॉकी की सर्वोच्च चोटी अल्बर्ट, किस देश में? यूएसए में। अलास्का की सर्वोच्च चोटी मैकिनले, यूएसए में। मैकिनले यूएस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जबकि रॉकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। अपलेशियन पर्वत पूर्वी यूएसए में, यूएसए के पूर्व में अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल। कास्केड रेंज सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर, यहाँ पे कास्केड रेंज माउंट रेनियर। एटलस की सर्वोच्च चोटी माउंट टूरकल, किस देश में? मोरक्को में। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक, किस देश में? इटली में। काकेसस की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस, रूस में। यूरोप की सर्वोच्च चोटी भी माउंट एल्ब्रस ही है। यूराल की सर्वोच्च चोटी गोरा नेरोटनाया, किस देश में? रूस में। एल्बुर्ज ईरान में है, यह है एल्बुर्ज। एल्बुर्ज की सर्वोच्च चोटी देमाबंद, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी जो कि पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, और अनाईमुदी किस राज्य में है? केरला में पड़ता है ये। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को। ओके, ये होगी बड़े पर्वतों की लिस्ट और उनकी विशेषताओं के बारे में आपने देखा, उनकी चोटियों की विशेषताओं के बारे में आपने देखा। और अब मैं छोटे पर्वतों की लिस्ट बनाऊंगा। ये है पर्वत और इधर रहेगा देश, ठीक है। ब्रूक्स पर्वत, ब्रूक्स पर्वत कनाडा। मैकेंजी, बहुत ज्यादा इनको मैप में देखने की जरूरत नहीं है, आप ये रट लीजिए, मैप में आप ढूंढ सकते हैं अपने एटलस में। मैकेंजी पर्वत कनाडा, अभी मैप में दिखा भी देता हूं। और उसके बाद कास्केड, कास्केड पर्वत यूएसए, ठीक है। मिटुम्बा पर्वत, मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य, मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य। यह है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। ये छोटे छोटे पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, एटलस पर्वत आप जानते हैं 3 देशों में विस्तृत है। उसके बाद यहाँ पे छोटे पर्वतों की लिस्ट में आ जाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। वासजेस, वासजेस पर्वत किस देश में है? जर्मनी। इन पर्वतों को देखिए, ब्रूक्स पर्वत कनाडा, कहां पे है? ये ब्रूक्स पर्वत, सॉरी ब्रूक्स पर्वत कनाडा में नहीं है, अलास्का में। ब्रूक्स पर्वत
अलास्का में है। अलास्का पर्वत के उत्तर में ये जो पर्वत है इसे कहते हैं ब्रूक्स पर्वत। ये है मैकेंजी पर्वत, कनाडा में है। ब्रूक्स पर्वत अलास्का यानी यूएसए, मैकेंजी पर्वत कनाडा, कास्केड रेंज यूएसए, सियरा नेवादा रेंज यूएसए। ये है मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य, डेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। जर्मनी में 3 पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस पर्वत और हॉर्ज पर्वत। जर्मनी के 3 पर्वत हो गए छोटे पर्वतों की लिस्ट में। आप लिखते चले जाइए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। इन पर्वतों के नाम किस देश में अवस्थित हैं आपको याद करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर क्वेश्चन पर्वतों से ज्यादातर प्रमुख पर्वतों से नहीं आते हैं, छोटे छोटे पर्वतों से ही ज्यादातर प्रश्न उठते हैं कि ये पर्वत किस देश में, ये चोटी किस देश में। ठीक है, तो इसके बाद 3 पर्वत मैंने जर्मनी की बताया। उसके बाद टारस पर्वत, टारस पर्वत किस देश में है, तुर्की में है। यह टारस पर्वत तुर्की में है। और उसके बाद एल्बुर्ज पर्वत ईरान में है, सॉरी इराक में है, नहीं हाँ इराक है, सॉरी इराक। एल्बुर्ज पर्वत इराक में है। और उसके बाद दक्षिण इराक के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है यहाँ पे है जैग्रोस, एक मिनट मैं गलत लिख दे रहा हूं, एल्बुर्ज ईरान में ही है। जैग्रोस, जैग्रोस भी ईरान में ही है। उसके बाद छोटे पर्वतों की लिस्ट में आपका आ जाएगा, ये है बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क कहाँ है, रूस में है। बर्खोयांस्क रूस में है। और अराकानियोमा म्यांमार में है, आप पढ़ चुके हैं। ये हो गया छोटे पर्वतों की लिस्ट। खास खास पर्वतों के बारे में आपने लिस्ट में देख ही लिया, टारस तुर्की, एल्बुर्ज ईरान, जैग्रोस ईरान और बर्खोयांस्क रूस। ठीक है, अब आप देखिए कि अलग अलग महाद्वीपों में सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी हैं। कभी कभी ऐसा पूछता है कि इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इराकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट नहीं है बल्कि माउंट मैकिनले है। किस पर्वत पर है, अलास्का पर्वत पर है। इसी तरह अलग अलग महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी, यहां पे सर्वोच्च चोटी, महाद्वीप सर्वोच्च चोटी। एशिया से शुरू करते हैं। एशिया की सर्वोच्च चोटी बिल्कुल एवरेस्ट, एवरेस्ट पूरी दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप, एवरेस्ट किस देश में है, नेपाल में है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस किस देश में है, रूस में है। काकेशस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। किस देश में है, रूस में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले किस पर्वत पर है, अलास्का पर्वत पर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है,
तंजानिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी यहां पे लिख दें, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कॉसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कॉसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। तो आपने देखा कि अलग अलग महाद्वीपों में एशिया की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट नेपाल, यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस रूस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले अलास्का, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ चिली, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कॉसियुस्को। 6 महाद्वीपों के बाद एक 7वां महाद्वीप है, उसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास है। मैप में ढंग से दिखाना संभव नहीं। उत्तरी ध्रुव पर तो कोई महाद्वीप है नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर जो महाद्वीप है वो बर्फ के रूप में है, बर्फ के बहुत बड़े विशाल पिंड के रूप में, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है विल्सन मैसिफ। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम हम यहां पे लिख दें विल्सन मैसिफ। नाम ढंग से पढ़ लीजिए, विल्सन मैसिफ, अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। अब आइए पर्वतों के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने अक्सर पर्वतों के नाम के आगे माउंटेन और हिल पढ़ा होगा, जैसे कि अरावली या फिर अनामलाई हिल और हिमालय माउंटेन। तो जो 1000 मीटर से ऊंचे पर्वत होते हैं उन्हें हम पर्वत कहते हैं, अर्थात माउंटेन। 1000 मीटर से, समुद्र सतह से 1000 मीटर से जो ऊंचे पर्वत होते हैं उन्हें हम पर्वत या माउंटेन कहते हैं। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उन्हें हम पहाड़ी या हिल कहते हैं। हिल पहाड़ी अर्थात छोटा पर्वत और बड़ा पर्वत माउंटेन अर्थात पर्वत। ठीक है। पर्वत वो भाग होते हैं जिनका आधार चौड़ा और ऊपर वाला भाग नुकीला होता है, अर्थात शिखर जैसा होता है। तो पर्वतों के ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं पर्वत शिखर। एक ही पर्वत पर कई शिखर पाए जा सकते हैं। अगर पर्वत विशाल होता है तो उस पर कई शिखर निकले हुए होते हैं। जैसे हिमालय एक विशाल पर्वत है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत चोटी एंडीज भले ही है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय है। हिमालय पर बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे सबसे ऊंची है एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा है सिक्किम में, फिर है मकालू। मैं पर्वत चोटियों के नाम ले रहा हूं। जो हिमालय पर जो पर्वत चोटियां हैं, एवरेस्ट, कंचनजुंगा चोटी, मकालू चोटी या पर्वत चोटी और धौलागिरी पर्वत चोटी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। हिमालय की जो क्रमशः 4 पर्वत चोटियां हैं, सबसे ऊंची क्रमशः 4, सबसे ऊंची एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची कंचनजुंगा, तीसरी सबसे ऊंची मकालू, चौथी सबसे ऊंची धौलागिरी, 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा है। मैंने 5 क्रमशः सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के नाम आपको हिमालय के बताए। आगे फिर हम इसे बताएंगे। तो हाँ, तो हम बता रहे थे कि एक ही पर्वत पर कई पर्वत चोटियां भी हो सकती हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई पर्वत चोटियां हो सकती हैं। ठीक है। हम पर्वतों के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत प्रमुख रूप से होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन सवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के पर्वतों से आते हैं। वलित पर्वत, 4 प्रकार के पर्वतों से आते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, इंग्लिश में ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत मतलब जो घिस पिट चुका है, बचा हुआ भाग अवशेष कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत। तो पहला प्रकार है वलित पर्वत। 4 प्रकार मैंने बताए पर्वतों के 4 प्रकार। पहला प्रकार है वलित पर्वत। दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन। मोड़दार या फोल्डेड, नाम से ही लग रहा है कि मुड़ गया है, मुड़ा हुआ। तो धरती के भीतर कुछ शक्तियां हैं जो कि गति करती हैं। प्लेटें हैं धरती के भीतर, वो गति करती हैं। तो जब किसी विस्तृत भूभाग के चट्टान पर दो दिशाओं से दबाव पड़ता है, धरती के भीतर चट्टान पर दो दिशाओं से दबाव पड़ता है, दोनों दिशाओं से ऐसे दबाव पड़ता है, तो जो बीच का भूभाग है मुड़ जाता है। इसको आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इधर से दबाओ और इधर से दबाओ, तो बीच का जो हिस्सा है ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। अगर किसी विस्तृत क्षेत्र में चट्टानी भूभाग पर दो तरफ से दबाव पड़ता है तो बीच का भाग, जो चट्टानी भाग है, वो मुड़ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत। मुड़ जाना अर्थात वलन पड़ जाना, मुड़ जाना अर्थात वलन पड़ जाना, तो उसे हम मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। तो जो दोनों तरफ से जो दबाव पड़ता है उसे हम हिंदी में कहते हैं संपीडनात्मक बल। संपीडनात्मक बल। किसी वस्तु पर आगे से भी दबाव डालिए और पीछे से भी, तो उस बल को हम कहते हैं संपीडनात्मक बल। मतलब बीच के वस्तु के पास कोई चारा न हो कि जाए कहां, स्वाभाविक सी बात है वो मुड़ जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा, इसे ऐसे समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा किसी विस्तृत भूभाग में संपीडनात्मक बल द्वारा विस्तृत भूभाग के चट्टान जब संपीडनात्मक बल द्वारा वलित हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं, तो वलित अथवा मोड़दार अथवा फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है वलित पर्वत। खास बात यह है कि दुनिया के सभी पर्वत, मैं जो भी बोल रहा हूं आपके लिए नोट्स है, हर लाइन एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, सब कुछ लिखते चले जाइएगा। दुनिया के सभी विशाल, ऊंचे और विस्तृत पर्वत वलित पर्वतों के ही उदाहरण है। दुनिया के सभी विशाल पर्वत, चाहे एंडीज हो, चाहे हिमालय हो, चाहे रॉकी हो, चाहे यूराल पर्वत हो, दुनिया के सभी विशाल और ऊंचे पर्वत वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। ठीक है, दुनिया के सभी विशाल और ऊंचे पर्वत वलित पर्वतों अथवा मोड़दार पर्वतों के ही उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, तो कौन सा वलित पर्वत है पहले उसे देख लीजिए, तब पहचान पाएंगे कि कौन सा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, एंडीज, रॉकी, हिमालय, यूराल रूस में है, आल्प्स, एटलस, ये है दुनिया के प्रमुख फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत। एंडीज, रॉकी, ये है एंडीज और ये है रॉकी। उसके बाद हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय भी वलित पर्वत है। रूस में जो पर्वत है यूराल, ये भी वलित पर्वत है। इटली के उत्तर में जो आल्प्स पर्वत है, इटली के उत्तर में ये भी वलित पर्वत है। और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में जो पर्वत है एटलस, ये भी वलित पर्वत ही है। तो इतने तरह की खास हमने वलित पर्वत आपको बताया। कौन कौन से देश में स्थित हैं आप जानते ही हैं, इनकी विशेषताएं भी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो दूसरा प्रमुख पर्वत का प्रकार है वलित पर्वत के बाद, वह है ब्लॉक पर्वत। पर्वत का दूसरा प्रकार है ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन देखिए, वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? दोनों तरफ से जो दबाव, यानी वलित पर्वत का निर्माण दबाव के कारण हुआ है। दबाव अर्थात संपीडनात्मक बल के कारण हुआ है वलित पर्वत का निर्माण। लेकिन जो ब्लॉक पर्वत होते हैं ठीक इसके उल्टे होते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण दबाव के कारण नहीं बल्कि खिंचाव के कारण होता है। कैसे?
ये है धरातल। धरातल ये वाला हिस्सा पहले कहां था? यहां था। इनमें कैसा खिंचाव हो रहा है? विपरीत दिशा में खिंचाव हो रहा है। ये वाला चट्टानी भाग इधर जा रहा है और ये वाला चट्टानी भाग इधर जा रहा है, यानी विपरीत दिशाओं में खिंचाव हो रहा है। ये वाला चट्टानी भाग, ये सतह है, धरातल है, ये जमीन को समझ लीजिए, जमीन का ऊपरी भाग समझ लीजिए। तो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर चला जा रहा है। तो जो बीच वाला हिस्सा है वो खिसक कर कहाँ चला जाता है? धंस कर नीचे चला जाता है। तो जो धरातल कभी यहां तक हुआ करता था, अब वो कहां चला गया? यहां चला गया। ये दोनों हिस्से जब विपरीत दिशा में खिसकेंगे तो बीच वाला भूभाग नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा। तो बीच में क्या हो गया? घाटी का निर्माण हो गया। क्या? घाटी का निर्माण। इसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। नाम आपने सुना होगा कि जब दो भूमिखंड के दो हिस्से जब विपरीत दिशाओं में खिसक जाएं और बीच का भाग नीचे धंस जाए तो उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी, इंग्लिश में रिफ्ट वैली। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप रिफ्ट वैली में यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं व्यक्ति के रूप में, तो आपको ये वाला हिस्सा क्या दिखाई देगा? पर्वत ही तो दिखाई देगा। यानी जो ब्लॉक पर्वत होता है, वास्तविक पर्वत नहीं होता है। ब्लॉक पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि रिफ्ट वैली में जाने के पश्चात ये क्या नजर आता है? पर्वत का ढाल नजर आता है। आप समझे? यानी रिफ्ट वैली के दोनों तरफ क्या होंगे? ब्लॉक पर्वत होंगे। रिफ्ट वैली के इधर एक ब्लॉक पर्वत है और रिफ्ट वैली के इधर दूसरा ब्लॉक पर्वत है। तो हम फिर से बता दें, जो हिस्सा नीचे धसक जाता है तो घाटी का निर्माण हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के दोनों तरफ जो पर्वत होते हैं उसे हम कहते हैं, जो कि भ्रंश के कारण ये पर्वत बने हैं, इसे हम इन्हें कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या? भ्रंश प्लस उत्थान, भ्रंश से उठा हुआ, भ्रंश प्लस उत्थान से मिलकर बना है भ्रंशोत्थ। आधा तो और थ है, भ्रंश आधा तो था, भ्रंशोत्थ। तो इसे हम कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। इसका अर्थ है कि जहां कहीं भी भ्रंश घाटी है या रिफ्ट वैली है, वहां पर उसके दोनों तरफ साथ साथ भ्रंशोत्थ पर्वत पाए जाएंगे। यानी कहीं भी भ्रंशोत्थ पर्वत साथ साथ पाए जाएंगे। ठीक है, दो भ्रंशोत्थ पर्वत साथ साथ पाए जाते हैं और दो भ्रंशोत्थ पर्वतों के बीच का भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट वैली। तो भ्रंशोत्थ पर्वत को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत को इंग्लिश में ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। उदाहरण देखिए भ्रंशोत्थ पर्वतों का। भ्रंशोत्थ पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी में दिखाई देता है। ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी में दिखाई देता है। उसी चित्र को फिर से बनाएंगे। इधर है वासजेस पर्वत, इधर है ब्लैक फॉरेस्ट, बीच में जो रिफ्ट वैली उसमें एक नदी प्रवाहित होती है। यानी बीच का हिस्सा जो धंस गया है वो रिफ्ट वैली बन गई। रिफ्ट वैली में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है, जर्मनी की कौन सी प्रमुख नदी है? राइन नदी। तो बीच के भाग में राइन नदी बहती है। राइन नदी की घाटी है। ये देख रहे हैं, उत्तर में पश्चिम में ये दो पर्वत है, एक ये और एक ये। तो जो ये वाला पर्वतीय क्षेत्र है इसे हम कहते हैं वासजेस पर्वत, और वासजेस पर्वत के पूर्व में जो पर्वत है इसे हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट दोनों जर्मनी में है। इन दोनों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे बीच में, इसे हम कहते हैं राइन नदी। राइन नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। तो वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बन गए यहां से देखने में नीचे से। ये है दोनों ब्लॉक पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। अब बीच में राइन नदी की घाटी है। ये देखिए राइन नदी की घाटी। अब आप समझ गए कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं और रिफ्ट वैली कैसी होती है। ठीक है,
भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण भारत में दिखाई देता है। भ्रंशोत्तर पर्वत का दूसरा उदाहरण, सब कुछ लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक पर्वत का दूसरा उदाहरण भारत में है, उसका नाम है सतपुड़ा। भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत सतपुड़ा पहाड़ी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विस्तृत सतपुड़ा पहाड़ी भी ब्लॉक पर्वत ही है। ये है सतपुड़ा पहाड़ी, ये वाला हिस्सा मैंने बड़ा बना दिया है, इसको आप पर्वत समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? पर्वत। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, ये ब्लॉक पर्वत। इस ब्लॉक पर्वत के उत्तर में भी भ्रंश घाटी पाई जाती है और दक्षिण में भी, यानी इस ब्लॉक पर्वत के उत्तर का भाग भी नीचे धंस गया है और दक्षिण का भाग भी नीचे धंस गया है, यानी दोनों तरफ भ्रंश घाटियां हैं। उत्तर की भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण की भ्रंश घाटी में तापी नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में भी भ्रंश घाटी है और दक्षिण में भी भ्रंश घाटी है, अर्थात रिफ्ट वैली है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर की भ्रंश घाटी में जो नदी प्रवाहित होती है उसे नर्मदा नदी कहते हैं और दक्षिण के भ्रंश घाटी में जो नदी प्रवाहित होती है उसे तापी नदी कहते हैं। भारत में यहाँ देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में यहाँ जो नदी बहेगी नर्मदा है और यहाँ जो नदी बहेगी वो तापी है। ठीक है, तापी नदी जो है यहाँ पे मुहाना बनाती है, खंबात की खाड़ी, गुजरात के कॉर्नर में यहाँ जो समुद्र है उसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। सूरत, तापी नदी के मुहाने पे कौन सा शहर है? सूरत है। और नर्मदा नदी के मुहाने पे कौन सा शहर है? ये देखिए, तापी नदी के मुहाने पर ये जो शहर है ये तट है, तो तापी नदी के मुहाने पर सूरत है और नर्मदा नदी के मुहाने पर भड़ौच है। इतिहास में आप भड़ौच नाम पढ़े होंगे, भरूच या भड़ौच। सातवाहन काल में एक प्रमुख बंदरगाह था भड़ौच या भरूच। तो नर्मदा नदी का मुहाने पे जो शहर है उसे भरूच कहते हैं और तापी के मुहाने पे जो शहर है उसे सूरत कहते हैं। यानी सूरत किस नदी के मुहाने पर है? तापी नदी के मुहाने पर है। भारत में जब हम भारतीय भूगोल में नदियां पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भारत में दक्षिण भारत की दो ही नदियां विपरीत दिशाओं में बहती हैं, प्रमुख नदियां। लंबी नदियों में दो ही नदियां, भारत की दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां पूर्वी तट पर अपना जल गिराती हैं। दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां पूर्वी तट पर अपना जल गिराती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ढाल के हिसाब से नहीं बहती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का ढाल पूरब की तरफ है। दक्षिण भारत, अगर आप सतह को देखें तो दक्षिण भारत ऐसे झुका हुआ है, यानी इसमें बहने वाली नदी किस दिशा में बहेगी? ये नदी की दिशा ये होगी। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत ऐसे झुका हुआ है, पूरब की तरफ झुका हुआ है, इधर है पूर्व, तो दक्षिण भारत पूरब की तरफ झुका हुआ है, धरातल ढाल पूरब की तरफ है। इसलिए यहाँ की नदियां चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, कहाँ गिराती हैं जल? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती हैं। ढाल की और रिफ्ट वैली की जो ढाल है वो दक्षिण भारत के पठार के ढाल के विपरीत है, यानी रिफ्ट घाटी की ढाल अरब सागर की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां दक्षिण भारत के सामान्य ढाल के हिसाब से न बहकर विपरीत दिशा में बहती हैं, रिफ्ट घाटी की ढाल के हिसाब से बहती हैं। आप समझ गए? प्रसंग आ गया तो मैंने बता दिया, यहाँ पे इतना उल्लेख करना जरूरी नहीं था। और तो ये होगी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत मैंने दो उदाहरण दिए, जर्मनी के दो ब्लॉक पर्वत के बीच राइन नदी, और भारत में जो ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ रिफ्ट वैली, नर्मदा की और तापी की। अब तीसरा प्रमुख उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का सिएरा नेवादा। यहाँ पे हम बता चुके हैं, यूएसए कैलिफोर्निया राज्य में एक पर्वत है सिएरा नेवादा। ये दुनिया का सबसे विशाल ब्लॉक पर्वत है, भ्रंशोत्तर पर्वत। दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सिएरा नेवादा। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक पर्वतों की जानकारी। अब तीसरे तरह के जो पर्वत हैं उन्हें हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जब फूटता है, विस्फोटक जब उद्गार होता है बहुत तेज आवाज के साथ, तो क्या क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा को मैग्मा भी कहते हैं। धरती अंदर से बहुत गर्म है, धरती अंदर से बहुत गर्म है,
तो जब अंदर का गर्म पदार्थ बाहर निकलता है तो उस पर दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। अंदर उतना लिक्विड नहीं होता होगा, लेकिन जब दबाव कम होता है, भीतर से बाहर निकलती है कोई चीज, वो गर्म पदार्थ, तो द्रव रूप में हो जाती है, पिघल जाती है। तो उसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं। यानी धरती के भीतर का जो मलबा है वो जो बाहर निकलता है तो उसे हम लावा कहते हैं। लावा गर्म क्यों होता है? क्योंकि धरती भीतर से बहुत ही गर्म है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो 3-4 चीजें बाहर आती हैं। एक तो लावा द्रव के रूप में, पेस्ट के रूप में, अंदर के जो चट्टानी मलबे हैं, धरती के भीतर के जो चट्टान है, चट्टान भी बाहर निकलता है, उसे विखंडित पदार्थ कहते हैं। लावा विखंडित पदार्थ। तीसरा, धरती के गर्भ में जो गैसें हैं, धरती के गर्भ में जो गैसें हैं, बहुत सारी गैसें अंदर, वो भी बाहर निकलती हैं। पानी भाप बनकर बाहर निकलता है और राख के कण बाहर निकलते हैं। यानी जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पर आकाश बिल्कुल काला हो जाता है, क्योंकि राख बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकल के आसमान में छा जाता है। क्या क्या निकलता है? मैग्मा, विखंडित पदार्थ, गैस, जलवाष्प भी एक गैस ही है, और राख। तो गैसों को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं, लावा निकलने के बाद क्या करता है? ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो चट्टान बन जाता है। लावा निकलता है लिक्विड के रूप में, लेकिन जिस छेद से होकर बाहर निकलता है वहां पर जम जाता है धीरे धीरे, और जब लाखों सालों में ये प्रक्रिया चलती रहती है, लावा बाहर निकलता रहता है और उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, क्योंकि धीरे धीरे लावा एक के ऊपर एक सतह परत के रूप में जमता चला जाता है। लावा के साथ विखंडित पदार्थ भी उसी में जमते चले जाते हैं, जिससे ऊंचाई और तेजी से बढ़ती है, तो एक पर्वत बन जाता है। अगर ये धरातल है, मान लेते हैं ये सतह है, मान लेते हैं ये धरती का समतल सतह है, ठीक है। अब धरती का गर्भ है नीचे। अब यहां से अगर कोई धरती भीतर से हमेशा प्रेशर बनाती है, अगर प्रेशर तो बना रही है, दो अनुकूल परिस्थितियां मिलनी चाहिए। एक तो यहाँ पे चट्टान कमजोर होनी चाहिए ताकि लावा तोड़कर इसे बाहर निकल सके, चट्टान कमजोर होना चाहिए। और दूसरा, प्रेशर बनाने के लिए गैस चाहिए, लावा को बाहर निकलने के लिए प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर क्या बनाएगा? गैस। लावा को गैस तब मिलता है जब आसपास कोई नदी या समुद्र होता है। जब आसपास कोई नदी या समुद्र होता है तो जो अंदर का गर्म लावा है वो पानी को गर्म करके भाप बना देता है। भाप में बहुत ही ताकत होती है, जरा सी भाप रेलगाड़ी को दौड़ा देती है। तो ये भाप लावा के साथ ऊपर उठने का प्रयास करता है। भाप अकेले उठने का प्रयास नहीं करता है, लावा भी ऊपर उठाने का प्रयास करता है लावा को। तो अगर चट्टान यहाँ पे सतह पे कमजोर है और भाप अच्छी खासी मात्रा में बन चुका है, तो यहाँ पर एक विस्फोट होगा और चीजें बाहर की तरफ धड़ाम से आवाज के साथ, मतलब सैकड़ों मीलों तक उसकी आवाज जाती है, आवाज के साथ बाहर निकल जाती है। मैग्मा, चट्टानी मलबे, राख और गैस बाहर निकल जाएगी। तो शुरू में क्या होगा? इस वाले क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ जाएगी। 10 सालों बाद इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ जाएगी, 1000 सालों बाद ऐसे बढ़ जाएगी, 1 लाख साल बाद ऊंचाई ऐसे बढ़ जाएगी। और ये जो नली है बढ़कर कहां चली जाएगी? यहां तक चली जाएगी। जो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी की पाइप है, ये नली है। जैसे जैसे पहाड़ बनता जाएगा लावा के जमाव से, वैसे वैसे ज्वालामुखी की नली भी ऊपर की ओर आती जाएगी। जो शीर्ष भाग है ये कभी भी नुकीला नहीं होता है, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी है तो हर 8-10 सालों पे उसमें विस्फोट होता रहता है। तो जो शीर्ष भाग है हमेशा उड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर अच्छी खासी वाष्प की मात्रा मिली तो धड़ाम से करके ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देगा। तो ऊपर क्या बना जाता है? तालाब नुमा बन जाता है। अगर ज्वालामुखी पर्वत, अब तक आप समझे कि ज्वालामुखी पर्वत बनता कैसे है? लावा के जमाव से। आप समझ चुके हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं कि अगर ज्वालामुखी पर्वत बहुत ही विस्तृत है, जितना बड़ा ज्वालामुखी पर्वत उतना ही बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का ऊपर का मुंह, ये इसे हम ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर जो तालाब नुमा आकृति बन जाती है उसे हम कहते हैं क्रेटर। क्या? ज्वालामुखी का क्रेटर कहते हैं। तो इसमें जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं या क्रेटर तालाब कहते हैं। जब ज्वालामुखी पर्वत बहुत विस्तृत होगा तो क्रेटर भी बहुत ज्यादा विस्तृत होगा। कभी कभी तो 4-6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तालाब बन जाता है।
या सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी बन सकता है। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी ये क्रेटर विस्तृत हो सकता है अगर ज्वालामुखी पर्वत बहुत विस्तृत हुआ। तो ये तालाब में नहाना सुरक्षित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे पाइप लगी हुई है जो कभी भी मैग्मा को ऊपर ले आएगा और आप आकाश में चले जाएंगे विस्फोट के साथ। तो ये है क्रेटर, इसमें पानी भरा रहता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब आप समझ गए कि ज्वालामुखी के ऊपर अक्सर तालाब क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी जम नहीं पाता। ज्वालामुखी नली से जब भी मैग्मा निकलेगा तो धड़ाम से इसको तोड़कर फिर से तालाब बना देगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी का चैप्टर अलग होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतों की बात नहीं करेंगे ज्यादा। ज्वालामुखी पर्वतों की बात हम ज्वालामुखी चैप्टर में करेंगे। थोड़ा बहुत वो ज्वालामुखी चैप्टर छोटा सा होगा या किसी दूसरे चैप्टर के साथ हम सम्मिलित कर देंगे, घबराने की बात नहीं, छोटा सा होगा। तो आप हमने कहा कि ज्वालामुखी तभी बाहर आएगा जब परिस्थिति अनुकूल हो। ज्वालामुखी अनुकूल कैसे होगा? ज्वालामुखी के बाहर फूटने के लिए, मैग्मा बाहर आने के लिए अनुकूल परिस्थिति का सबसे अधिक निर्माण करता है पानी। पानी अगर मिलता है तो भाप बनाता है लावा, और भाप क्या करता है? किसी भी चीज को तोड़ सकता है। भाप में बहुत ताकत होती है। यही कारण है कि यहाँ पे एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। एंडीज पर्वत के नीचे सतह कमजोर है क्योंकि पर्वत का निर्माण हो रहा है। जहां पर्वत का निर्माण होता है वहां सतह नीचे कमजोर होती है। यही कारण है कि प्रशांत महासागर से पानी मिलता है और अंदर जमीन के नीचे जो मैग्मा है वो पानी को भाप बनाता है। और एंडीज पर्वत पर इसी का परिणाम है कि 22 पर्वत ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत किस पर्वत पर पाए जाते हैं? एंडीज पर। एंडीज पर्वत पर कुल 22 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वेडोर में है। एंडीज पर्वत पर कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी तो हमने एक उदाहरण दिया, 22 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। देखिए ये संयोग नहीं है कि तट पर है, तट पर यहाँ पानी मिलता है। वही देखिए हिमालय, हिमालय से समुद्र बहुत दूर है। यही कारण है कि हिमालय पर कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि हिमालय से पानी बहुत ही दूर है। तो हिमालय के नीचे जो मैग्मा है उसे भाप बनाने के लिए पानी ही नहीं मिलता है, भाप नहीं बनेगा तो ऊपर की ओर धक्का नहीं लगा पाएगा। यही कारण है कि हिमालय पर ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो हो गए ज्वालामुखी पर्वत। जैसे जापान का फ्यूजियामा है, यूएसए के हवाई द्वीप का मौना लोआ है, और बहुत से सस्ता रेनियर हुड है, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड यूएसए में। ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण बता रहा हूँ। ये सब ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चौथा प्रकार जो है पर्वतों का उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज का जब अवशेष बचा रह जाए तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत आज अवशिष्ट पर्वत बन गए हैं, लेकिन कभी वो भी एंडीज और हिमालय की तरह ऊंचे और विस्तृत हुआ करते थे। हिमालय और एंडीज भी आज से लाखों या करोड़ों सालों बाद अवशिष्ट पर्वत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का क्षय होता है। इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप देखते होंगे कि लोग कितने शान से मकान बनाते हैं। मकान पर धूप पड़ती है, धूप पड़ती है, मकान गर्म हो जाता है, फिर अचानक उस पर बरसात हो जाएगी। तो आप बताइए, मकान की तो चट्टान ही है, चट्टान पर बार बार धूप लगेगा, फिर पानी पड़ के उसे ठंडा कर देगा, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ेंगी, फिर हवा चलेगी, दरारें पड़ेंगी तो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। जैसे आप छत पे अपने जाते होंगे तो छतों पे आप देखते होंगे छत का जो प्लास्टर है उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए और कोनों में बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि छत हमेशा टूटती रहती है। क्यों? क्योंकि धूप का तापमान और फिर उस पर बरसात, तापमान बरसात, तापमान बरसात, ये प्रक्रिया निरंतर चलने रहने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, कमजोर होकर टूटने लगती हैं, टूटती हैं, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। किन्हीं क्षेत्रों में बहुत तेज आंधियां चलती हैं साल भर, रेतीली हवाएं रेत लेकर उड़ती हैं, वो हवाएं भी चट्टानों को हमेशा काटती रहती हैं। इस तरह से जो पर्वत होते हैं हमेशा टूटते फूटते और छोटे होते रहते हैं। अब आप समझे कि अवशिष्ट पर्वत क्या है? पर्वत करोड़ों सालों बाद घिस घिस कर छोटे हो जाते हैं, टूट फूट कर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों के भारत में 3 उदाहरण हैं। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, घिस घिस कर छोटा हो गया है। कभी ये हिमालय से भी विशाल हुआ करता था अरावली पर्वत, आज
गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत है, 700 किलोमीटर है। दूसरा अवशिष्ट पर्वत है पश्चिमी घाट, तीसरा अवशिष्ट पर्वत है यहाँ पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। भारत में 3 अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत इतने खास नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे और घिस पिट चुके हैं। ठीक है, आज हो गया पर्वत अध्याय खत्म। इसके बाद हम अगले वीडियो में मरुस्थल और पठार एक साथ पढ़ा देंगे। अगले वीडियो में मरुस्थल और पठार एक साथ पढ़ा देंगे। पर्वत को हमने ज़्यादा समय इसलिए लगाया क्योंकि पर्वतों से सवाल बहुत ही जटिल टाइप के पूछते हैं, आसान सवाल नहीं आते हैं पर्वतों से। ओके।